नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चाहमानो यानी चौहान वंश का अभ्युदय और विस्तार के बारे में। 12वीं शताब्दी का जो सर्वाधिक शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य जो था वो चाहमानो का था। इनका आविर्भाव जांगल देश में हुआ था, जिसे बाद में सपादलक्ष कहा गया। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और इसकी पहचान मारवाड़ के नागौर यानी प्राचीन नागपुर से इसकी तुलना की जाती है, इसकी पहचान की जाती है। पहले बीकानेर राज्य के भूभाग को जांगल कहा जाता था। सपादलक्ष का अर्थ है 1.25 गांव वाला क्षेत्र। यहाँ के पहले राजा का नाम वासुदेव मिलता है, जिसने उत्तर के सांभर क्षेत्र यानी शाकंभरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दशरथ शर्मा के अनुसार चाहमान नामक व्यक्ति इस वंश का संस्थापक या आदि पुरुष था और इसी कारण इस वंश को चाहमान अथवा चौहान वंश कहा गया, ऐसा दशरथ शर्मा के अनुसार है ये। शाकंभरी नाम जो था वो स्थानीय देवी का था, जिसके चाहमान उपासक थे, जिनकी पूजा करते थे। चौहान वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है, इनके इतिहास और परंपराओं की जानकारी हमें एक जयानक भट्ट द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जयचंद्र का हमीर महाकाव्य, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, बीसिलदेव रासो, इन ग्रंथों से हमें चाहमान वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो समकालीन राजपूत वंश और उनके सांस्कृतिक इतिहास की भी जानकारी मिलती है। अभिलेखों और साहित्यिक ग्रंथों के अलावा मुस्लिम लेखकों में अलबसनी, उतबी, हसन निज़ामी, मिन्हाजुद्दीन और फरिश्ता के ग्रंथों से हमें चाहमान तुर्क संघर्ष की जानकारी भी मिलती है। चौहान वंश का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा, कौन कौन से राजा हुए। चौहान वंश का वासुदेव के बाद सामंतराज शासक बना और विजोला लेख तथा पृथ्वीराज विजय में उनके राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। उसका उत्तराधिकारी नरदेव था, जो कि एक साधारण शासक था। नरदेव के बाद चंद्रराज और गोपेंद्र राज राजा बने, जिनकी उपलब्धियां शून्य हैं। गोपेंद्र का पुत्र दुर्लभ राज्य प्रथम शासक बना, जिसने गौड़ नरेश धर्मपाल को युद्ध में पराजित किया। दुर्लभ राज के बाद उसका पुत्र गुवक राजा बना। उसने श्री हर्षदेव मंदिर का निर्माण कराया था और उसने नागभट्ट की युद्धों में सहायता करके योद्धा के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित भी किया। दुर्लभ राज के बाद उसका पुत्र चंद्रराज द्वितीय उत्तराधिकारी बना। चंद्रराज के बाद उसका पुत्र गुवक द्वितीय शासक बना। उसने अपनी बहन का विवाह भोज के साथ करके प्रतिहारों से घनिष्ठ संबंध बनाए। गुवक द्वितीय के बाद चंदनराज राजा बना और उसके समय में चौहानों और तोमरों के बीच दीर्घकालीन संघर्ष शुरू हुआ। इसने पुष्कर झील के किनारे 1000 शिवलिंग की स्थापना की। चंदनराज का पुत्र वाकपति राजा बना। चंद्रराज के बाद पृथ्वीराज विजय में इसे 188 विजयों का श्रेय दिया गया है वाकपति राज को। उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चंदेल राजा हर्ष के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसने अपने समय में महाराज की उपाधि धारण करी। वह शिव का उपासक था। उसने पुष्कर में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया। वाकपति राज के बाद सिंहराज राजा बना। सिंहराज ने प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त होने का प्रयास किया था और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। 10वीं शताब्दी के अंत तक चाहमानों ने प्रतिहार सत्ता को लगभग समाप्त कर दिया था। सिंहराज के बाद विग्रहराज द्वितीय शासक बना और उसने गुजरात के चालुक्य वंश के राजा मूलराज को हराकर भृगुकच्छ में आशपुरा देवी का मंदिर बनवाया। उसने दक्षिण की ओर नर्मदा नदी तक सैन्य अभियान किया और वह एक उदार और सहिष्णु शासक था। विग्रहराज द्वितीय के बाद उसका छोटा भाई दुर्लभराज द्वितीय राजा बना। दुर्लभराज द्वितीय के बाद उसका पुत्र गोविंदराज सेकंड शासक बना और इसकी विजय के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। गोविंद द्वितीय के बाद वाकपति राज सेकंड राजा बना और उसने मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया था। वाकपति राज द्वितीय के बाद वीर्यराम शासक बना, जिसे परमार वंश के राजा भोज ने पराजित किया। वीर्यराम के बाद चामुंडराज शासक बना। उसने परमारों को परास्त करके अपनी राजधानी शाकंभरी पर पुनः अधिकार कर लिया। प्रबंध कोश में उसे सुल्तान का हत्यारा भी कहा गया था। चामुंडराज के बाद दुर्लभराज थर्ड शासक बना।
प्रबंध गोष्ठ से पता चलता है कि गुजरात के चालुक्य नरेश कर्ण को उसने हराया तथा गजनी के जो इब्राहिम या प्रतिहारों से ये युद्ध करता हुआ मारा गया। दुर्लभराज तृतीय। दुर्लभराज तृतीय के बाद उसका भाई वीर सिंह और फिर विग्रहराज तृतीय शासक बना। उसने परमारों के साथ चौहानों की मित्रता स्थापित की तथा दोनों राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। विग्रहराज थर्ड के बाद पृथ्वीराज प्रथम शासक बना। उसे लेखों में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने 700 चालुक्यों को पराजित करके मार डाला था और तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु सोमनाथ मंदिर के मार्ग पर एक अन्न सह जो स्थापित किया, जो जहां पर उनके भोजन की व्यवस्था की जाती थी। जैन स्रोतों के अनुसार उसने रणथंभौर के जैन मंदिरों पर स्वर्ण कलश चढ़ाए थे। प्रबंध कोश में उसे तुर्क सेना का विजेता बतलाया गया है। पृथ्वीराज विजय को पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका पुत्र अजयराज शासक बना। अजयराज के काल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल मानते हैं। अजयराज ने उज्जैन पर आक्रमण करके मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त किया और उसके सेनापति सुलहन को बंदी बना लिया तथा उसने गजनी के मुसलमानों से युद्ध किया और अपने साम्राज्य की सुरक्षा की, अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की। तो अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसने 1113 ईस्वी के आसपास अजमेर की स्थापना की। अजयराज के बाद अनुराज शासक बना, जिसे लेखों में महाराजा धीराज परमेश्वर परम भद्रारक की उपाधि प्रदान की गई थी। उसने अजमेर में तुर्क सेना को पराजित किया। बिजला लेख के अनुसार उसने मालवा के परमार नरेश नरवर्मन को परास्त किया और सिंधु और सरस्वती नदी के प्रदेशों तक अपनी विजय पताका फहराई और हरितनक प्रदेश, जो कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, उस पर आक्रमण किया। उसे गुजरात के चालुक्य शासकों से भी संघर्ष करना पड़ा। वह शैव धर्म का अनुयायी था। उसने पुष्कर तीर्थ में वाराह मंदिर का निर्माण कराया तथा अजमेर में आना सागर का भी निर्माण कराया और उसी के पुत्र जगदेव ने उसकी हत्या कर दी। जगदेव के अल्पकालीन शासन के बाद विग्रहराज चतुर्थ, जिसका शासनकाल रहा 1158 से 1163 ईस्वी, विग्रहराज चतुर्थ गद्दी पर बैठा और उसने अपने समकालीन उत्तर भारत के सार्वभौमिक राजवंश को पराजित करके अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसने लाहौर के यामिनी वंश को समाप्त करके देश की बाह्य आक्रमण से रक्षा की तथा दिल्ली के तोमरों को पराजित करके दिल्ली के आसपास का क्षेत्र भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने गहड़वालों को भी पराजित किया तथा समकालीन चालुक्य और परमार राजाओं को भी परास्त किया। उसने हिमालय से विंध्य पर्वत तक के बीच के क्षेत्र में टैक्स वसूली की। उसका साम्राज्य विस्तार सतलज और यमुना नदी के बीच तथा पंजाब का एक बड़ा भाग और उत्तर पूर्व में उत्तरी जो गंगा घाटी तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। उसने परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। वह न केवल विजेता और साम्राज्य निर्माता था, बल्कि साहित्य प्रेमी और विद्वानों का भी आश्रयदाता था। स्वयं एक अच्छा कवि और लेखक था और हरकेली नाटक उसी ने लिखा था। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ललित विग्रह नाटक का लेखक सोमदेव उसके दरबार का राजकवि था। उसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई तथा विसालपुर यानी विसलपुर जो गांव है, जो कस्बा है, उसको स्थापित करके अनेक दुर्ग और मंदिरों का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपर गांगे और उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने 1169 ईस्वी तक शासन किया। पृथ्वीराज द्वितीय के शासनकाल में भी मुसलमानों से संघर्ष चलता रहा, तुर्कों से संघर्ष चलता रहा। उसका साम्राज्य अजमेर और शाकंभरी के अलावा जहाजपुर के निकट मैनाल, हांसी जो पंजाब का हिस्सा, इन क्षेत्रों तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के होने पर उसका कोई पुत्र नहीं होने से उसकी चाचा सोमेश्वर ने अजमेर का सिंहासन प्राप्त किया। सोमेश्वर का विवाह कर्पूर देवी के साथ हुआ था। इसने अपने मंत्री कदमवास के नेतृत्व में शासन चलाया। सोमेश्वर के बाद उसकी रानी कर्पूर देवी से उत्पन्न पुत्र पृथ्वीराज तृतीय शासक बना और कथाओं में उसे राय पिथौरा के नाम से पुकारा गया है। प्रसिद्ध कवि जो थे उसके दरबार में रहते थे चंद बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की। हम्बीर महाकाव्य तथा पृथ्वीराज रासो से मालूम चलता है कि पृथ्वीराज विविध विद्याओं और कलाओं में दक्ष था। पृथ्वीराज तृतीय, इसका शासनकाल है 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी और चौहानों के इतिहास में ये पहला अल्पवयस्क शासक जो कि 11 वर्ष की उम्र में अजमेर का शासक बना।
वयस्क होने तक पृथ्वीराज के जीवन में 3 महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तियों का हाथ रहा। पृथ्वीराज के प्रारंभिक जीवन में उसकी मां कर्पूर देवी ने शासन का संचालन किया और इस समय शासन संचालन के लिए सेनापति भुवनमल, जो कई जगह भुवनेकमल मिलता है, तथा प्रधानमंत्री कदमवास यानी कैमास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पृथ्वीराज ने बहुत जल्दी ही इन सब की मदद से अपने राज्य को संगठित करके अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। पृथ्वीराज की जो प्रारंभिक विजय रही उसमें एक तो नागार्जुन का दमन किया और भंडारकों का दमन किया। नागार्जुन जो था वो विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र था। उसने पृथ्वीराज तृतीय के उत्तराधिकार को चुनौती देते हुए गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया। उसने भंडारकों का भी दमन किया। यह सतलज प्रदेश की जाति थी और इन भंडारकों के आतंक को पृथ्वीराज चौहान ने समाप्त किया तथा भंडारक सिंध के मार्ग से आकर दिल्ली और अलवर और भरतपुर क्षेत्र पर आतंक मचाते थे। तो इस प्रकार अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए पृथ्वीराज ने इस जाति से संघर्ष किया। तो नागार्जुन का अंत करके उसने अपना उत्तराधिकार सुदृढ़ कर लिया तथा भंडारकों को परास्त करके अजमेर और दिल्ली को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया और इस वजह से उसकी सैनिक और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। पृथ्वीराज थर्ड की दिग्विजय, चूंकि ये महत्वाकांक्षी शासक था तो इसने दिग्विजय की योजना बनाई। उसने उत्तर में मुसलमानों को यानी तुर्कों को, दक्षिण पश्चिम में चालुक्यों को तथा पूर्व में चंदेलों और गढ़वालों को पराजित किया, क्योंकि ये शक्तियां जो थी वो संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार करने को उत्सुक थी। उसकी दिग्विजय में जेजाक भुक्ति की विजय, ये चंदेलों के विस्तृत राज्य में बुंदेलखंड, जेजाक भुक्ति, महोबा आदि शामिल थे तथा महोबा जो थी उनकी राजधानी थी। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने चंदेलों पर आक्रमण किया। उसने महोबा के शासक परमार्दी देव और उसके सेनापति आलाउदल को पराजित किया। परमार्दी देव ने पराजित होकर पृथ्वीराज से संधि कर ली। पृथ्वीराज ने संपूर्ण महोबा राज्य पर अधिकार कर लिया, किंतु उसे अपने राज्य में नहीं मिलाया, केवल कुछ सीमांत गांवों को ही अपने राज्य में मिलाया। दूसरी विजय चालुक्यों पर। गुजरात के चालुक्य और अजमेरी के जो चौहान थे उनके बीच बहुत लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा था। पृथ्वीराज थर्ड के समय युद्ध का जो वास्तविक कारण था वो चालुक्य का राज्य जो था नाडोल और आबू तक फैला हुआ था और पृथ्वीराज थर्ड के राज्य की जो सीमाएं थी वो नाडोल और आबू को स्पर्श कर रही थी। तो चालुक्य चौहानों को अपने प्रभुत्व में लाना चाहते थे, जबकि पृथ्वीराज अपनी सत्ता का विकास करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था, इसलिए दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। शिलालेखों और साहित्य साक्ष्यों के अनुसार 1184 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ, किंतु वो अनिर्णायक रहा और अंत में 1187 के आसपास दोनों पक्षों में एक संधि हो गई। गढ़वाल विजय। पृथ्वीराज थर्ड की तरह गढ़वाल नरेश जयचंद भी एक शक्तिशाली शासक था जो दिल्ली को हस्तगत करना चाहता था, जबकि पृथ्वीराज अपने अधिकार में रखने को कृत संकल्प था दिल्ली को। दोनों की विस्तारवादी नीतियों के कारण दोनों में युद्ध जो था वो जरूरी हो गया था और दोनों के बीच ये संघर्ष बहुत लंबे समय तक चलता रहा। पृथ्वीराज का तुर्कों से संघर्ष हुआ। गजनी के गवर्नर थे उस समय मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करके पहले तो उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन गुजरात के चालुक्यों ने उसे बुरी तरह पराजित किया। उसके बाद भी वो हताश नहीं हुआ मोहम्मद गौरी और उसने 1186 ईस्वी तक पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया और उस समय तक वो सिंध प्रांत भी जीत चुका था, जिससे भारत में उसके जो अधिकृत क्षेत्र की जो सीमाएं थी वो पृथ्वीराज चौहान के राज्यों की सीमा को स्पर्श करने लगी, तो दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक था। यदि चौहान अपनी शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे तो तुर्कों को उत्तरी पश्चिमी सीमांत भागों से हटा देना जरूरी था और यदि मोहम्मद गौरी तुर्की सल्तनत का विस्तार करना चाहता था तो उसे दिल्ली और अजमेर पर अधिकार करना आवश्यक था। और क्योंकि इनके लिए बिना भारत के इस एरिया को लिए बिना भारत के वितरी भागों में प्रवेश करना कठिन था। ये स्थितियां ही चौहान तुर्क संघर्ष का कारण बनी। पृथ्वीराज रासो और हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज प्रबंध जो ग्रंथ हैं, इनसे पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े गए जो युद्ध है उसकी जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में। चूंकि मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और मध्य एशिया की राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता था, तो दोनों के बीच युद्ध का वास्तविक कारण राजनीतिक परिस्थिति और दोनों की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा थी। दोनों पक्षों की जो सेनाएं थी वो तराइन के ऐतिहासिक मैदान में आमने सामने आ गई
और युद्ध के प्रारंभिक चरण में चौहानों का पलड़ा भारी रहा। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज की सैनिक सफलताओं का चरमोत्कर्ष था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन के पहले युद्ध में सफलता प्राप्त करके पृथ्वीराज जो था वो अपना राग रंग और भोग विलास में डूब गया। संयोगिता का अपहरण करके उसने कन्नौज को भी अपना शत्रु बना लिया था। भोग विलास के कारण उसने राजकीय और सैनिक कार्यों की उपेक्षा की, जिससे उत्तरी पश्चिमी सीमा जो थी वो असुरक्षित हो गई और पृथ्वीराज की उदासीनता का परिणाम बहुत घातक निकला। मोहम्मद गौरी ने अपनी पूर्ण शक्ति और राज्य के जो अन्य राज्य थे उनके शासकों के समर्थन से फिर से धावा बोला और जिस तरीके से मोहम्मद गौरी ने अचानक आक्रमण किया उसकी वजह से राजपूत शिविर में भगदड़ मच गई और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को निर्णायक सफलता प्राप्त हुई। इस विजय के फलस्वरूप झांसी, सिरसा, समाना, कोहराम, अजमेर और दिल्ली तक का विशाल क्षेत्र जो था वो तुर्कों के अधिकार में चला गया। पृथ्वीराज की राजनीतिक भूल और अदूरदृष्टता के परिणाम स्वरूप शक्तिशाली जो चौहान साम्राज्य था उसका अंत हो गया और समाप्त हो गया। और तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस युद्ध ने तुर्कों का भारतीय भूमि में सत्ता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तराइन युद्ध का क्या परिणाम निकला? ये युद्ध जो था एक निर्णायक युद्ध था और इसके परिणाम स्वरूप भारत पर विदेशी आधिपत्य का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद तुर्कों ने कन्नौज, बिहार, बंगाल, गुजरात और राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। राजपूतों की शक्ति और आकांक्षाओं का अंत हो गया। राजपूत मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध संगठित और संयुक्त होकर कार्रवाई करने में असफल रहे। युद्ध के बाद तुर्कों ने भयंकर लूटपाट की जिससे हिंदुओं को अपने धन संपत्ति से वंचित होना पड़ा। संस्कृति के कलात्मक स्मारक नष्ट हो गए। अनेक मंदिर और पाठशालाओं को मस्जिदों में चेंज कर दिया गया तथा मुस्लिम अधिकृत प्रदेशों में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। इससे हिंदू धर्म की प्रगति पर तो प्रहार हुआ ही, लेकिन सर्वाधिक जो क्षति पहुंची वो बहुत बौद्ध धर्म की हुई क्योंकि 1200 ईस्वी के बाद भारत में जो बौद्ध धर्म के जो चिन्ह थे वो पूरी तरीके से धुंधले और अस्पष्ट दिखते हैं। पृथ्वीराज की पराजय के कारण क्या थे? एक तो देश की आंतरिक फूट, राज्य की सुरक्षा के लिए जो सभी शासक थे वो एकजुट नहीं हुए और आंतरिक फूट राजपूतों की पराजय का प्रमुख कारण बनी। पृथ्वीराज की सेना पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नहीं थी। सैनिकों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता था और ना ही उनमें युद्ध कौशल और अनुशासन था तथा इनके लड़ने के लिए जो ढंग थे वो भी अलग अलग थे। तीसरा रीजन था भारतीय सैनिक संगठन पुराना और पिछड़ा हुआ था। अस्त्र शस्त्र तथा सामरिक नीति दोनों में ही तुर्क जो लोग थे वो राजपूतों से श्रेष्ठ थे। मुसलमान राजपूतों से रण कौशल और नीति में अधिक चालाक और दक्ष थे। सेना का अग्रिम भाग हाथियों का होता था और तुर्कों के तीरों के सामने हाथी बिगड़ जाते थे। तो दूसरा भाग जो होता था राजपूतों का वो पैदल सैनिकों का होता था जो तेज दौड़ने वाले घोड़ों के सामने खड़े नहीं रह पाते थे। पांचवा रीजन था राजपूत सेना में गुप्तचरों का अभाव था। वे शत्रु की गतिविधियों से सर्वथा अपरिचित रहते थे, जबकि जो मुसलमानों का तुर्कों का हर स्थिति का ज्ञान होता था वह गुप्तचरों की सहायता से असंतुष्ट तथा देशद्रोहियों को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला देते थे। भारत पर अधिकतर विदेशी आक्रमण उत्तर पश्चिमी सीमा से हुए और पृथ्वीराज ने उत्तर पश्चिम में सीमाओं को सुरक्षित करने की कोशिश नहीं की। सीमा सुरक्षा का ध्यान नहीं रखकर पृथ्वीराज ने शत्रु के लिए द्वार खोल दिए थे। और राजपूतों का जो राजनीतिक संगठन था वो दोषपूर्ण था। वे हमेशा रक्षात्मक युद्ध लड़ते थे जबकि तुर्क आक्रमण में विश्वास रखते थे। राजपूतों में राजा, सामंत तथा सेना 3 अलग अलग इकाइयां होती थी तथा मुसलमानों में सुल्तान ही सब कुछ होता था। इन समस्त कारणों से पृथ्वीराज की हार हुई और तुर्कों ने कमजोरियों का लाभ उठाकर एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पृथ्वीराज थर्ड जो था वो एक योग्य सैनिक था, कुशल सेना नायक था, योग्य प्रशासक था और विद्वानों और कलाकारों का आश्रयदाता था। जयानक, विद्यापति गौड़, बागेश्वर, विश्वरूप, चंद बरदाई इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये मिसप्रिंट हो गया, ये चंद बरदाई है। पृथ्वीराज की प्रारंभिक सफलताएं जो थी वो अद्वितीय थी और दिग्विजय की नीति को अपनाकर उसने न केवल विरासत में प्राप्त राज्य की सीमा का विस्तार किया अपितु आंतरिक विद्रोह का दमन करके उसे सुदृढ़ भी बनाया। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा चौहानों का अभ्युदय और विस्तार। थैंक यू।